चलिए शुरू करते हैं। भूगोल हिस्ट्री हम लोगों ने पूरा डन कर लिया है क्या? भूगोल कल से होगा कि हम लोग अल्टरनेट करेंगे। जैसे आप में से कुछ ऐसे छात्र और छात्रा हैं जिनका साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी किनका किनका है? मतलब 6-7 लोगों का साइकोलॉजी है। तो कल से हम लोग ये कर लेंगे, क्योंकि कई होली के बाद कई दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। तो आज केवल ज्योग्राफी ही शुरू करते हैं। कल से साइकोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों देखेंगे। अगर आपका भूगोल नहीं है फिर भी आज की क्लास को आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि हम लोग पढ़ने वाले कौन विषय हैं? भूगोल। भूगोल जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर ये भूगोल क्या है? विषय को प्रारंभ करने से पहले जिस विषय को हम पढ़ने वाले हैं उस विषय के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी बात है। ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं पढ़ा है कि भूगोल क्या है, भूगोल कहते किसे हैं, भूगोल का मतलब क्या होता है, हमें भूगोल पढ़ने की जरूरत क्यों है, भूगोल का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। 5-6 ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में बार बार आता होगा। तो पहला प्रश्न है कि ये भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। तो भूगोल है क्या और भूगोल कहते किसे हैं? तो भूगोल 2 शब्द के मिलने से बना है, भू जोर गोल। आप सभी जानते हैं कि भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब क्या होता है? गोल ही होता है। गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाला जो विषय है, गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और आपको बता दें भूगोल के लिए अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले विद्वान का नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? भूगोल के लिए अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? इरेटोस्थनीज। इसलिए कुछ विद्वान इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ज्योग्राफी शब्द कौन दिया था? इरेटोस्थनीज ने। 2 प्रश्न यहां बन गया कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? इरेटोस्थनीज ने। कुछ लोग इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता भी मानते हैं। लेकिन भूगोल का वास्तव में पिता है कौन? तो आप लोग पढ़े होंगे हिकैटियस। कौन है? हिकैटियस को भूगोल का जनक या पिता माना। लेकिन यदि हिकैटियस न रहे तो इरेटोस्थनीज आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात जान गए कि भूगोल गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने कहा था और इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या पिता कहते हैं। लेकिन भूगोल ये न रही, वास्तविकता यह है कि हिकैटियस को भूगोल का जनक या पिता कहते हैं। अब भूगोल क्या है जान गए। गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न करें कि ज्योग्राफी क्या है या ज्योग्राफी कहते किसे हैं, ये जो ज्योग्राफी है 2 शब्द जियो प्लस ग्राफी के मिलने से क्या है? बना है। जियो प्लस ग्राफी के मिलने से बना है। इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना या वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाला, पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाला जो विषय है
उस विषय को हम ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे प्रश्न करें कि ज्योग्राफी क्या है, तो आप लिखेंगे ज्योग्राफी जियो और ग्राफी नामक दो शब्द के मिलने से बना है। इसमें जियो का मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाला, पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाले विषय को हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो ये हम लोग जान गए। अब सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि सर भूगोल का महत्व क्या है? भूगोल का महत्व क्या है? हम क्यों भूगोल पढ़े? तो पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक बनावट हो या वायुमंडल की संरचना हो, अगर पृथ्वी के बारे में किसी भी प्रकार का नॉलेज अगर आपको प्राप्त करना है, जानकारी हासिल करनी है, तो आपको भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना भूगोल के अध्ययन के आप पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। पृथ्वी को जानना है तो भूगोल को जानना पड़ेगा। और जब पृथ्वी की को ही नहीं समझ पाओगे तो जीवन को समझ पाओगे? क्योंकि पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, उसके लाखों वर्ष के बाद तब पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। नहीं, तो जीवन को समझना है तो पृथ्वी को समझना होगा, और पृथ्वी को समझेंगे तभी जीवन को समझेंगे। इसलिए हम लोग को भूगोल पढ़ना जरूरी है। भूगोल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस देश की जलवायु कैसी होगी, किस देश का मौसम कब कैसा होगा, कहां के लोगों का भोजन कैसा होगा, पहनावा ओढ़ावा कैसा होगा, उनका जीने का तौर तरीका कैसा होगा। ये सारा ज्योग्राफी ही तय करता है। हमारे शरीर के चमड़ी का जो रंग है यह भूगोल ही तय करता है। गलत कि सही? भूगोल ही बताता है। जैसे केन्या को देखिए, वेस्ट इंडीज को देखिए, वहां के लोग काले होते हैं। इसके पीछे रीजन है कि सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा पड़ती है, कि जो देश भूमध्य रेखा के काफी करीब होगा वहां सूर्य का प्रकाश काफी सीधा पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, तो वहां के लोग काले होंगे। भूमध्य रेखा के पास दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होगी, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाओ तब या दक्षिण जाओ, मतलब नीचे आओ, तब दिन की लंबाई क्रमशः कम होती जाएगी, रात की लंबाई क्रमशः बड़ी होती जाती है। नहीं, तो भूगोल का पढ़ने से ये सारा फायदा है। लेकिन हमारा जो 12वीं का विषय है भूगोल में पढ़ना क्या है, ये तो प्रारंभिक बातें हैं जो आप लोग पहले से जानते थे। ये प्रारंभिक बातें हैं भूगोल के बारे में, जो सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से जानते हैं। हमारा जो विषय है भूगोल में कि पढ़ना क्या है, तो आपका जो पहले का चैप्टर उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। ये हमारा जो भूगोल चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है। कक्षा 11 में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को। हमने क्या देखा? पाठ का नाम क्या है? मानव भूगोल। पाठ का नाम क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। ये आपके चैप्टर का नाम है, मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। ये आपके चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले जान ले कि ये जो भूगोल है क्या है? भूगोल के अध्ययन की बहुत सारी शाखाएं हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि भूगोल के अध्ययन की कुल मिलाकर 17 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 17। लेकिन विद्वानों ने इन 17 शाखाओं को आप लोगों के क्लास के हिसाब से आगे जाके तो 17 शाखा अलग अलग पढ़ना है आपको। इन 17 शाखाओं को
विद्वानों ने कितने वर्गों में बांट दिया है? अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भूगोल की इन 17 शाखाओं को 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 2 भागों में। जैसे आप लोग अपने घर से निकले हैं, कोचिंग आने के क्रम में बहुत सारी चीजों को देखा होगा। घर देखा होगा, वृक्ष देखा होगा, सड़क देखा होगा, पुल देखा होगा, नदी देखा होगा, पोखर देखा होगा, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं, मैदान, खेत खलिहान कि नहीं देखे? देखे, सब कुछ देखा है आप लोगों ने। लेकिन देखने के क्रम में एक बात क्लियर हुआ होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका निर्माण इंसान ने किया है। प्रकृति की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण किसने किया है? इंसान ने किया है, मानव ने किया है। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण इंसान ने नहीं किया है। गलत कि सही? जैसे आप घर से आए तो क्या देखे? वृक्ष देखे, क्या आपने बनाया है? सड़क देखे, किसने बनाया? आपने बनाया। पुल किसने बनाया? इंसान ने बनाया। गलत कि सही? लेकिन न मैदान आपने बनाया, न पहाड़ आपने बनाया, न पठार आपने बनाया, न पानी आपने बनाया। सब किसने बनाया? प्रकृति ने। तो प्रकृति द्वारा दिए गए या निर्मित किए गए जिन चीजों का अध्ययन भूगोल के जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। मतलब भूगोल के अध्ययन की कितनी शाखा है? 2। भौतिक का मतलब तो बाहरी, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन उसको आपने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। उन्हें सबका अध्ययन कहां करेंगे? भूगोल की वह शाखा जिसमें हम उन बातों का अध्ययन करेंगे जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, उसके निर्माण में इंसान की कोई भूमिका नहीं है। जैसे पहाड़, पठार, जंगल, झील, झरना, सागर, महासागर, मैदान, ये सब इंसान ने बनाया है? नहीं बनाया। तो इसका अध्ययन कहां करेंगे? और ये आपको 11 में पढ़ना था। मैदान भी पढ़ाया है, ज्वालामुखी, भूकंप, पहाड़, पठार पढ़े नहीं? याद है ना? मिट्टी, हाँ आप बता। लेकिन यहां की बात करते हैं, भूगोल की जो दूसरी शाखा है उसको हम कहते हैं मानव भूगोल। मानव। तो मानव और मानव के जीवन से, मानव और मानव के जीवन से संबंधित भूगोल के जितनी भी शाखाएं, मानव और मानव के जीवन से जुड़ी हुई भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सबका अध्ययन भूगोल में हम करते होंगे किसी न किसी हिस्सा में। मतलब इस पृथ्वी पर इंसान ने भी बहुत चीजों को निर्मित किया है और बहुत ऐसे चीज हैं जो इंसान के लिए जरूरी है, इंसान ने बनाया है या इंसान मिलकर उसको अपने जरूरत को पूरा करने के लिए बना लिया है। जैसे सड़क, पुल, घर, क्या उद्योग, अस्पताल, गलत सही? परिवहन और परिवहन के साधन, खेती बाड़ी, गलत है कि सही है? तो इंसान ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन जिन चीजों का निर्माण किया है, जिन जिन चीजों को क्या किया है? बनाया है, उन चीजों का अध्ययन भूगोल के जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे क्या कहोगे आप? तो हमें पढ़ना क्या है रियल में? ये तो आपका 11 का सिलेबस है भौतिक भूगोल, और इसी को बीए पार्ट 1 में भी पढ़ना है भौतिक भूगोल को। फिर पार्ट 2 में इसको लेके चलना है। ईमानदारी से 11-12 पढ़ लिए तो बीए का 2 आपका जो हो गया चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ लोग सीरियस लेता ही नहीं है। लेता है क्या? नहीं लेता है। सीरियस लेगा तो ऐसा होगा ही नहीं। कुछ बच्चा सुनते होंगे जैसे 21 साल पूरा 22 साल पूरा यूपीएससी क्रैक कर गया, तो उसने अपने जीवन को क्या लिया? सीरियस लिया कि नहीं हमें यही करना है। टारगेट कर लिया होगा कि हमें ये करना है। और हम अगर आप लोगों से प्रश्न करें कि आपने अभी तक क्या लक्ष्य रखा है, अपना टारगेट क्या बना है, सर्विस सोचे ही नहीं। 12 के बाद नहीं सोचेंगे, बीए के बाद सोचेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते इतना है ही तो नौकरी करने की जरूरत ही क्या है।
अलग अलग टाइप के क्या है लोग होते हैं। खैर कोई बात नहीं, संभलना तो सबको है, आज संभलो या कल संभलो, संभलना तो है। कुछ लोग जो जल्दी संभल जाते हैं उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होती है, जो देर से संभलते हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तब तो किसी ने लिखा ना, जो भी 6 घंटा पढ़ने से हिचकेगा उसको 14 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, जो भी 14 घंटा मेहनत करेगा वो 6 घंटा बुढ़ापा में मेहनत करेगा। गलत कि सही? कोई भी ड्यूटी 6 से 7 घंटा होता है, या इससे लंबा होता है क्या? नहीं होता। लेबर वाला में काम करो, जाओ किसी दुकान में देखो, 9 बजे से 9 बजे रात तक होता है कि नहीं? अब पेमेंट भी तुम्हारा क्या है वहां बहुत कम है, और सम्मानपूर्ण जीवन भी आपका नहीं है। क्या है? नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है कि जिस समय आपको नॉलेज ग्रहण करना था, ज्ञान अर्जित करना था, उस समय आपने इसे कोई वेट ही नहीं दिया। क्या होगा पढ़ के? गलत कि सही? तो मानव भूगोल पढ़ना है। अब सब दूसरा प्रश्न ये आ गया, तो भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है जानेंगे? नहीं, वे सभी चीजें जिनका निर्माण प्रकृति ने किया उसका अध्ययन भूगोल के जिस शाखा में करेंगे उसे, और वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किया और उनका अध्ययन भूगोल के जिस शाखा में हम करेंगे उसे क्या कहेंगे? अब सवाल है, तब मानव भूगोल क्या है जान गए, तो प्रश्न एक आएगा ना कि मानव भूगोल तो हमारी परिभाषा हो गई, या और ये सभी परिभाषाओं का निचोड़ हो गया। कुछ विद्वानों के द्वारा दिया गया परिभाषा आपको परीक्षा में पूछा जाता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है कई लोगों ने दिया, लेकिन कुमारी एलेन सैंपल कौन है, उनकी परिभाषा को वस्तुनिष्ठ में बार बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्या है, तो कुमारी एलेन सैंपल ने लिखा है, कुमारी एलेन सैंपल, ये जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या रही हैं। रेटजेल भी मानव भूगोल के क्षेत्र में ही काम किए थे, तो रेटजेल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, और कुमारी एलेन सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल, इन्होंने माना कि मानव तथा पृथ्वी दोनों क्रियाशील है। आप भी क्रियाशील हो और पृथ्वी क्या है? कहोगे सर हम क्रियाशील कैसे हैं? तो अभी 1 घंटा पहले आप लोग कहाँ थे? अभी कहाँ है? आज 10 मिनट बाद कहाँ जाओगे? नहीं, घर मैक्सिमम कोचिंग बंद है। साइंस की वजह से सुनने में आया है हमें, कई में सूचना भी हमें मिली कि सर हम लोग तो बंद रखेंगे। नहीं, हमारे बच्चे तो 90% बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो हम तो रखेंगे भाई। आप लोगों ने कहा था कुल मिला के 30 ऐसे बच्चे हैं जिनके विद्यालय दूर है। रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, देख लेंगे वो लोग, नहीं तो छोड़ेंगे तो पूरे मार्च महीना आपका जाएगा। उतना ही सत्य है। तो कुमारी एलेन सैंपल ने कहा कि मानव तथा पृथ्वी दोनों क्रियाशील हैं, और दोनों क्रियाशील है तो निरंतर सब में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। बचपन में आपका फेस ऐसा था? बचपन में आपका साउंड ऐसा था? फेस चेंज हो गया, साउंड चेंज हो गया, फेस का संरचना भी आपकी बदल रही है। जैसा आपका फेस है बुढ़ापा में ऐसा ही रहेगा क्या? ठीक है, फेस ऐप आया है, जाके उसको घटा बढ़ा के देख लो। है कैसा दिखेंगे आप लोग बूढ़ा में? दांत नहीं रहेगा। दादाजी को चावल खाते देखे, एक चावल को चबाने 20 बार मुंह हिलाना पड़ता है, और आप लोग सीधा निकल जाते हैं 10 घंटा। तो आपका फेस परिवर्तनशील है। धरती है ना, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, और आपको पता होगा कि जहां हिमालय पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, आज से 7 लाख साल पहले वह सबसे गहरी खाई थी, तेथिज सागर था वहां पर। पढ़ाया हूं। हम दूर का उदाहरण नहीं ले रहा हूं, तुम्हारे पास का उदाहरण ले रहा हूं। शिवानी
होशियार है। इसके घर के बगल का उदाहरण ले लो। पासवान चौक देख रहे हैं आप लोग? उस साइड देखो, पासवान चौक से तुम कोचिंग की और इधर आके देखो, उधर जाके देखो जहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है। आज से 7 साल 8 साल पहले क्या था? सीतामढ़ी शहर का सारा कचरा उसी में फेंकाता था। हाँ, दोनों बगल फेंकाता था कि नहीं? फेंकाता था। आज देखो बड़ा बिल्डिंग उधर बन गया, और ये भी हिसारिया जी का, और इधर भी देखिए निश्चित सिंह पूरा भरवा के मरई खड़ा करवा दिए उसी में, मरई वाला में। चलो अच्छा है। इधर मंदिर के पीछे सिद्धाश्रम जहां रेहानी सर मिंटू सर का कोचिंग है, देख लो पूरा कचरा है। 10 साल के बाद देखना शहर की सबसे खूबसूरत कॉलोनी बन जाएगी। गलत है सही? कचरे के नाम बार है, पूरा बन जाएगा, इसकी गारंटी है, आप मान लो। तो जहां गहरी खाई थी इमारत, वहां हम लोग आते थे ना, नाक दबा के आना पड़ता था। गलत नहीं बोल रहा हूं, आप जाके देखो पूरा स्वच्छ हो चला है। तो सवाल है, मानव ही परिवर्तनशील है और पृथ्वी हमारा क्या है? तो क्रियाशील है, और दोनों में निरंतर बदलाव हो रहा है। तो बदलाव हो रहा है, तो इसी अंतर संबंध को जो अध्ययन करता है, मानव भी और पृथ्वी भी दोनों क्या है? क्रियाशील है। क्रियाशील होने का मतलब दोनों में चेंजिंग हो रहा है, और इन दोनों के चेंजिंग का अध्ययन भूगोल की जो शाखा करती है, उसी भूगोल के शाखा को हम ये कौन कहा? कुमारी एलन सैंपल ने कहा। मानव भी क्रियाशील है, पृथ्वी भी क्या है? और दोनों के अंतर संबंध को अध्ययन करने वाला जो भूगोल की शाखा है, उसी को क्या कहते हैं? इनके गुरु जी ने भी परिभाषा दिया, जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक, हाँ, जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने पुस्तक क्या लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? फ्रेडरिक रेटजेल के हैं। और रेटजेल कहां के थे? जर्मनी के। किस विषय के विद्वान थे? ज्योग्राफी के, मतलब भूगोल के विद्वान थे। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, और आपको बता दें, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र समान है। मानव भूगोल का जो दृश्य माने क्या? जो हमको देख रहा है, दृष्टि सब जगह क्या है? समान है, और हर चीज वातावरण से जुड़ा हुआ है। जैसे 15 दिन पहले आप लोग जैकेट वगैरह, कान में गलमोछा सब बांध के आते थे। हम तो और दूधों को कभी कभी धारण कर लिया करते थे, जो कि गाड़ी से जाना होता था दूर। अब देखिए टी शर्ट पर आ चुके हैं, नहीं कुछ दिन के बाद और थोड़ा सा हल्का कपड़ा की जरूरत होगी। गलत सही? तो ये साल शुरू से बहुत गर्मी लग रहा है। लगता है कि इस बार तो 8-7 बजे के बाद अब रह नहीं पाओगे, हमको जहां तक लग रहा है। तो सवाल है, रेटजेल साहब ने क्या लिखा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र क्या है? समान है। और सब किसका योग है? वातावरण का। मतलब जैसे वातावरण में रहोगे ना, पोजिशन का आपका शरीर की बनावट हो जाएगी, आपका व्यवहार भी के होगा। जैसे विषुवत रेखा से काफी उत्तर चल जाओ, ठंडे प्रदेश में जाओ, वहां के लोगों का मुख्य जो भोजन होगा वह गरम, जैसे मछली मांस होगा, चना होगा, राजमा होगा। गलत कि सही? लेकिन जहां हम लोग विश्वविद्यालय क्षेत्र में है, यहाँ हरी शाक सब्जी पर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे शरीर पर बाल छोटा छोटा है। गलत कि सही? हमारे अगल बगल में जो पशु है, जानवर है, उनके बॉडी पर बाल छोटा छोटा है कि नहीं? लेकिन आप तो कुछ डॉगी को पालते हैं, कुत्ता को, कुछ ऐसे कुत्ता की बात करो जिसके बॉडी पर बाल बड़ा बड़ा होगा। वो ठंडी में तो बड़ी मजस्ती से जी लेता है, लेकिन जैसे गर्मी आता है वह जी नहीं पाता है।
ऐसा है, क्योंकि ठंडा प्रदेश का है, वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके प्रकृति ने उसके बॉडी पर इसलिए उतना बड़ा बड़ा बाल बना दिया ताकि ठंडी को झेल सके, सह सके। हमारे यहाँ के जो वृक्ष हैं, जाके देखो उसकी डालियां ऐसे फैली होंगी, क्योंकि बर्फबारी कम होती है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओ वृक्ष होगा, लेकिन उसकी डालियां ऐसे होगा, नुकीला होगा, शंकुआकार होगा, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होगी तो छहल के नीचे आ जाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। जैसे हम लोग का घर का छत ऐसे सपाट है ना, क्योंकि यहां वर्षा होती है पानी की, पाइप छत पर लगाते नीचे पानी आ जाता है। लेकिन ऊंचाई पर जो घर बनता है, हिमालय क्षेत्र में जाके घर देखो, अगर 2 मंजिला है तो उसका छत ऐसे होगा, तो वहां बर्फबारी ज्यादा होता है, इससे होगा पूरा छत पर बर्फ का लोड बढ़ेगा, छत धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन 2 मंजिला है तो सबसे ऊपर वाला जो मंजिल होगा उसका ऐसे बना देगा। क्यों? क्योंकि बर्फबारी होगी तो सीधे छहल के नीचे गिरेगा। मान लो घर ढकियो गया बर्फ से, तो जमीन से उसका कनेक्शन है ना, लोड तो सारा कहां जाएगा, घर का छत टूट पाएगा क्या? भाई जैसा इलाका है वैसा आप घर बनाते हो, गलत कि सही? जैसे जापान के बारे में कहा जाता है, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, वहां एक दिन में 3-4 बार भूकंप आइए जाता है। हाँ हाँ, तो वहां लोग कहता है कि लकड़ी के घर बनाते हैं, कूट के घर बनाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं कि कूट का घर बनाते हैं, मान लिया बनाता होगा तो प्रश्न क्यों बनाया लकड़ी का घर? भाई एक ईंट और कंक्रीट का घर यदि गिरा आपके बॉडी पर, सत्यानाश बॉडी का हो जाएगा। लेकिन लकड़ी पर टिकटा होकर रह जाएगा ना, उसमें हम बच सकते हैं। तब तो कहता भूकंप आए तो बचने का तरीका है, अगर घर से निकलने में सक्षम हो तो कोना पर खड़ा हो जाओ, टेबल के नीचे, चौकी के नीचे छुप जाओ, निकलने में सक्षम नहीं हो तो, क्योंकि छतवा गिरेगा तो ऊपर ना लेगा, तुम तो अंदर रहोगे, चिल्लाओगे तो कोई आपदा से सुरक्षा करने वाला कोई ग्रुप आएगा, तुम्हारा हेल्प कर देगा, मदद कर देगा। गलत है कि सही? तो मानव भूगोल की परिभाषा आप जान लिए। तो हमने तो कहा कि भूगोल के पिता या जनक हिकैटियस है, लेकिन मन में प्रश्न होगा, ये जो मानव भूगोल है इसके जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? तो इसके जनक है रैटजेल। याद रखो, हमने कहा मानव भूगोल, फिर आगे चर्चा करूं आधुनिक मानव भूगोल। हमने कहा ना कई शाखाएं हैं, यहां 3 बात आया। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कौन कहा? इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक या पिता हिकैटियस। लेकिन मानव भूगोल के पिता कौन है, जनक कौन है? कौन है? कहां के थे? और एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक किताब कौन लिखा? कोई दिक्कत? ये तो जर्म कहां के थे? हमने कहा अभी कहां के थे? जर्मनी के थे। लेकिन अलग अलग देशों में मानव भूगोल की स्थापना अलग अलग विद्वानों ने किया है। अलग अलग देशों में मानव भूगोल की स्थापना अलग अलग लोगों ने किया। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्रांस में, कहां बात करते हैं? फ्रांस नाम सुने? फ्रांस की राजधानी कहां है? कहां है? और पेरिस में एक विशेषता क्या है भाई? वहां एफिल टावर है। एफिल टावर कहां है ना? तो एक प्रश्न होगा कि फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना किसने किया? तो फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना विडाल डिला बलाश। फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना किसने किया? याद रहेगा, विडाल डिला। परिभाषा से रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना किसने किया? विडाल डिला बलाश ने किया। मन में प्रश्न होगा कि सर भूगोल के तो अपने 17 शाखा के बारे में चर्चा किया, ताकि इन 2 शाखा में वर्गीकरण कौन किया? तो मैं बता दूं, एक विद्वान है जिनका नाम है कार्ल रीटर।
क्या नाम है? हाँ, कार्ल रीटर। इनके मर जाने के बाद, इनके मृत्यु के बाद भूगोल को 2 भागों में बांटा गया। इनके पहले 17 शाखा था। कार्ल रीटर के मृत्यु के बाद भूगोल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 2 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। एक का नाम क्या था? मानव भूगोल। दूसरा का नाम क्या था? भौतिक भूगोल। कोई दिक्कत नहीं? इनके मरने के बाद, इनके बाद जो भी विद्वान है सब ने, इनके बाद का विद्वान सब है, अनेक सारे विद्वान हैं जो इनके बाद का है। ठीक है। अब सवाल तीसरा हमारे मन में आ सकता है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति मतलब इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है? तो मानव भूगोल के प्रकृति को जानना है तो भाई पहले मानव भूगोल की परिभाषा को जानना होगा। परिभाषा तो हम लोग जान ही लेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच जो एक रिलेशन है, जो अंतर संबंध है, उसी अंतर संबंध को अध्ययन करने वाला भूगोल का जो शाखा है उसी को कहते क्या है? मतलब मानव और पर्यावरण में जो रिलेशनशिप है। नहीं, हमारा पोशाक, हमारे चमड़ी का रंग, हमारा भोजन, हमारा वाहन, हमारी शिक्षा, मतलब इंसान का हर कुछ तय कौन करता है? जलवायु, हमारा पर्यावरण। हमारे आदत पर, हमारे विचार पर, हमारे बुद्धि पर भी पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है। गलत कि सही? जिस प्रकार के पर्यावरण में रहोगे, जिस प्रकार के प्रकृति में रहोगे, तुम्हारा विचार वैसा ही होगा। अब मनोविज्ञान का पहले का चैप्टर में यह बात पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं जानना, बुद्धि के बारे में करना है। आप लोग कहोगे तो जैसे ये हम एक कॉमन पढ़ा है तो हम कॉमन पढ़ा देंगे उसको भी, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन निर्भर करता है कि आपकी रुचि होगी तब ना। बाकी जानो या ना जानो, लेकिन इंटेलिजेंस के बारे में तो जानना चाहिए कि बुद्धि क्या है, किसी की बुद्धि कम, किसी की बुद्धि ज्यादा क्यों होती है। तो ये सब निर्भर करता है आपके इन्वायरमेंट पर। जैसे माहौल में रहोगे आपकी बुद्धि वैसी होगी। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है कि मानव और मानव के जीवन से जुड़े हुए सभी चीजों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। मानव और मानव के जीवन से जुड़ा हुआ जितनी भी बातें हैं उन सब का अध्ययन कहां करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। आगे कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद के जो टॉपिक है चर्चा कल के क्लास में करेंगे।